चेष्टा से, अपनी क्रियाओं से, अपने स्वभाव से वो अपने आप को बैलेंस कर करके चलती है। तो प्रकृति को अपने बैलेंस करने के उपाय सब आते हैं, पर जो मनुष्य जो है ना, ये पृथ्वी के अंदर एक अनावश्यक हस्तक्षेप, हम जैसे समझ सकते हैं कि जैसे शरीर के अंदर बहुत सारे जीवाणु विषाणु लगे होते हैं, बहुत तरह के, ऐसे हमने इस पृथ्वी में एक हम छोटे से जीव, उनके लिए एक जीवाणु हैं, बहुत छोटे जीवाणु हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती इस धरती के ऊपर ना ज़्यादा छेड़ाखानी करते हैं। तो जब मच्छर भी काटेगा तो आदमी बजा देता है ना हाथ भगाने के लिए। तो ये जब हम जीवाणु की तरह इसकी ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, ये विशेष करके धरती के मर्म में जो बड़े बड़े पहाड़ों को काट दिया, बड़े बड़े टनलों को बनाया, बड़ी बड़ी नदियों को में बांध दिए, इस तरह की जो प्राकृतिक जो छेड़खानी है, बड़े बड़े लेवल पर जो केमिकलों को हमने बहुत ज़्यादा खेतों में भर दिया, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाई, धुएं से पूरे धरती को पाट दिया। आप देख रहे हैं अब दिल्ली का मौसम अभी से इतना प्रदूषित हो चुका है। अभी कल पर प्रदूषण का जो लेवल है वो मनुष्य के जीने लायक 1000 पहुँच गया AQI। हाँ, प्रकृति का संरक्षण, वस्तुतः प्रकृति का संरक्षण करके हम प्रकृति के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे होते हैं। प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो हम अपने जीवन को बचाने का उपाय कर रहे होते हैं। हमारे जीवन बेशक किसी तरह से निर्वहन हम कर ही लेंगे, हम सब ऐसा सोच सकते हैं, पर हमको यह भी सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या दे करके जाने वाले हैं। दूसरी बात यह भी सोचनी चाहिए, मैं इसको बहुत कई बार सोचता हूँ, मेरे मन में ये बात आती है, कम से कम जैसी धरती हमको मिली थी, ये दुनिया, ये प्रकृति, ये वातावरण, यह समाज की सौहार्दता हमारे जाने बाद भी कम से कम हम कलंकित ना हो, कि हम बिगाड़ने वालों में ना बने, हम सुधारने वालों में बने, उसके लिए हम प्रयास करें, ये ज़रूरी है। तो इसके लिए पतंजलि विविध रूपों में प्रयास कर रहा है। जैसे अभी क्रॉप बायोडाइवर्सिटी का एक अभियान मिशन सरकार ने जस्ट शुरू किया, उसको लेकर के जो उसका प्रोटोकॉल है, उसके लेकर के जो उसकी व्यवस्थित जो स्वरूप कि किस रूप में वो हो सकता है, तो मुझे प्रसन्नता है आज पूज्य महाराज जी के साथ में, योग के साथ साथ में इस बात को बताते हैं, क्योंकि हमारा कार्य उन सब कार्यों में भी बहुत समय बीतता है, हम बहुत समय ऊर्जा लगा रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, रिसर्चर लगे हुए हैं, पूरी टीम काम करती है। जब कोई चीज़ सामने तो आपको तो हम बिल्कुल पका करके, जैसे कहते हैं ना, थाली में परोस करके देने का प्रयास करते हैं। तो भाई थाली में एक रोटी आती है, तो रोटी आते समय भी आप जब कभी सोचें कि इस रोटी को प्राप्त करने तक के लिए कितने लोगों का योगदान है, तो आप देखेंगे जहाँ बीजों के संरक्षण से लेकर के, बीजों को बोने से लेकर के, खेत को जोतने से लेकर के, नलाई गुड़ाई से लेकर के, सिंचाई से लेकर के, उसको काट करके, उसको फिर भंडारण से लेकर के, आटा बन करके पैकेट हो करके घर में आकर के माँ बहन के द्वारा, बच्चे किसी पारिवारिक जनों के द्वारा उसको भोजन में निर्माण करने से लेके चूल्हे से तब आपकी थाली में पहुंचती है। यानी एक रोटी आपके थाली में पहुंचने से पहले कम से कम 50 से 100 लोगों के हाथों से पुरुषार्थ और उनके तप से, उनके हाथों से, उन प्रक्रियाओं से होकर के आती है। तो ऐसे ही जो योग आयुर्वेद को आज सहज रूप से दिख रहा है, एकदम सामने जो प्रस्तुति की जा रही है, इसके लिए जितना तप है, पुरुषार्थ है, जितने लाखों लोगों का योगदान है, आपके मन में आज लगता है कि नहीं मुझे योग करना चाहिए, वो सहज रूप से नहीं लग रहा है ना। आपको कई जगह से प्रेरणा प्रेरित हो रही है, उनके योग का प्रभाव को देख रहे हैं, उनके परिणाम को देख रहे हैं, उसके योग के द्वारा लोगों के जो लाभ हैं उनको आप देख पा रहे हैं। तो ये सब देखने से मन में भाव आता है कि हाँ, शायद मुझे भी करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं कहीं शायद कोई नुकसान या मैं कोई चीज़ मुझसे छूट रही है, तो ये बोध होने लगता है, तो आप करते हैं। इसके लिए पूज्य स्वामी जी हर रोज़ प्रेरित करते हैं, ऊर्जा से, प्रेरणा से, पूरी ताकत से, जान से लगे रहते हैं। तो ये पतंजलि भी विविध कार्य, जैसे मैंने क्रॉप बायोडाइवर्सिटी की बात अभी, क्योंकि खाद्यान्न की बात पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, तो पहले हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी, क्रॉप बायोडाइवर्सिटी मिशन में भी हमने अभियान चलाया, और उसके तहत अभी हम चाह रहे हैं कि गेहूँ, गन्ना और चावल सच में ये आज आवश्यकता से ज़्यादा हमारी ये लायबिलिटी भी बनती जा रही है, क्योंकि ये सब गन्ना है, गन्ना जितनी हमारे लिए आवश्यक है उससे ज़्यादा किसान उत्पाद कर रहा है, गेहूँ उत्पाद कर रहा है। परंतु मज़ेदार बात यह है कि भारत कृषि प्रधान देश होने पर भी बहुत सारे जो खाद्यान्न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम विदेशों से खरीद रहे हैं।
हमारे फल हैं विदेशों से आते हैं, बहुत सारे कई तरह के अनाज हैं विदेशों से आते हैं, आज तेल है, ईडेबल ऑयल है। हम आज इतने गरीब हैं इस क्षेत्र में जो खाद्य तेल के विषय में, विदेशों से हम लाखों करोड़ों रुपया का, लाखों करोड़ का हम 3 लाख करोड़ से ज़्यादा, क्योंकि पूज्य स्वामी जी को आंकड़े ज़्यादा स्मरण रहते हैं क्योंकि वो योग के साथ साथ में आंकड़ों के बड़े एक्सपर्ट हैं। तो 3 लाख करोड़ महाराज जी बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम प्रयास कर रहे हैं, जो पाम ऑयल भी आता था विदेशी, जो हमारे जो शत्रु देश हैं उनसे हम तेल खरीद रहे थे। क्यों? अच्छा, शत्रु देश से सामान खरीदना हमारी मजबूरी है। अच्छा, शत्रु के पास पैसा आ जाएगा तो क्या करेगा? वो बम पटाखे हमारे लिए यानी पीड़ा का ही काम करेगा। ये भी कैसी मजबूरी थी ना। देखो, हम लोग सोचते नहीं ये कैसी मजबूरी है। मतलब हमें दिख रहा है कि वो शत्रु देश वो हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हमें सताएगा, हमें पीड़ा देगा, पर फिर भी हम उसको पैसा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम उसको पैसा नहीं देंगे तो वो हमको तेल भी नहीं देगा। यानी कि हमारी रोटी, हमारा भोजन शत्रुओं के हाथ में है। फिर हम कहते हैं कि ये जो तेल है, हो सकता है कि वो जो तेल विदेशों से आ रहा है उसके अंदर न जाने किस तरह से उसको प्रदूषित किया जा रहा होगा। जैसे आजकल एक छोटा सा वायरस छोड़ दिया, कोरोना जैसा खतरनाक, पूरा विश्व त्राहिमाम कर गया। आजकल तो इस तरह के कंपाउंड्स आते हैं, पता भी ना चले कोई कंपाउंड उसके अंदर उन्होंने मिक्स कर दें। जैसे हम लोग तो बायो फोर्टिफाइड करते हैं, तो हम फोर्टिफिकेशन करते हैं, विटामिन ई, डी, ये सब आयरन हम डालते हैं, मिनरल्स। तो ऐसे ही जो पता न चले साधारण लैब में और ऐसी कोई चीज़ हो जाए, ये सत्य बात है। जब वो हमारे नाश की सोचते हैं, हमारे समाप्त होने की सोचते हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, सेहत ठीक रहे, हम लोग अच्छी तरह से करें। तो ये भी एक चिंतनीय, बहुत अचानक अभी मेरे दिमाग में बात आई। एक इतना बड़ा विषय है, इसके ऊपर सरकार को और जितने भी हमारे वैज्ञानिक और प्रबुद्ध हैं, तो उनके ऊपर जो है हमें बहुत काम करने की आवश्यकता। और एक शब्द में कहूँ तो जो आहार वाले जो कंपाउंड है, जो खाने पीने की चीज़ हैं, उसकी निर्भरता तो विदेशों से कतई भी नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, मोबाइल में चिप लगा के भेजे चाइना वाले, जैसे लेबनान में हुआ था। तो वो लेबनान में जैसे तो कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम जो आहार, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये जो हमारी आने वाली नई पीढ़ियां हैं, जैसे आहार में कोई ऐसी चीज़ भेज दे, वो बीमार हो जाएं, फिर समाधान के रूप में औषधि भेज दें, तो हम तो गुलाम वैसे ही हो जाएंगे। आहार में गुलामी, फिर रोग में गुलामी, तो गुलामी है तो और क्या? लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं, लड़ाई की जरूरत नहीं। ऐसे हम गुलाम हो जाएंगे। हमारे जब रोगग्रस्त जनता होगी, तो इसके लिए भी पतंजलि ने एक प्रयास किया है कि जो पतंजलि के जो भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्रों में, दक्षिण भारत से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाम प्लांटेशन हो सकता है। कई लोगों ने कहा कि पाम प्लांटेशन करने के लिए बड़े जंगलों को काटा जाएगा, ये होगा वो होगा। ये एक, जैसे कहते हैं, एक भ्रमपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एक मानसिकता है, सोच है। क्योंकि हम तो वहाँ लगा रहे हैं जहाँ पहले से बंजर पड़ी है ज़मीन, जहाँ खेती भी कम होती है। और भारत सरकार का भी हम सबको इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि हमने कहा भाई पाम प्लांटेशन में 4-5 साल जो है किसान वो थोड़ा जो रूटीन की जो उसकी कमाई होती है उसमें उससे बाधा पहुंचती है, तो वो बाधा के लिए कुछ सहयोग करें। भारत सरकार ने एक नीति पॉलिसी बनाई किसानों के लिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो उनको जो वायबिलिटी, जो गैप फंडिंग है, जो बीच में जो उनको नुकसान है, उसके लिए किसान को सरकार कुछ उनको अनुदान राशि देगी। तो किसान पौध से लेके सिंचाई से लेकर के और 4-5 सालों तक सिंचाई के लिए, पौधों के लिए, पौधे भी विदेशों से आते थे। अभी पतंजलि के माध्यम से मैं आपको बताऊँ, हम लोग अभी लाखों पौधे लगाने की नर्सरी, करोड़ों आचार्य, तो करोड़ों पौधे तैयार हो रहे हैं। तो हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। कितने कार्यों को हम बता भी पाते हैं, कई बार नहीं बता पाते हैं, और इन कार्यों में भी बहुत थोड़े लोगों को बोध है। तो अभी करोड़ों, और कई लोग कहते हैं कि नहीं, ऑयल पाम जो है वो हानिकारक है खाने के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसमें भी यदि आप वर्जिन निकालते हैं, जो निकालने की जो प्रशोधन की प्रक्रिया है, तेल हानिकारक नहीं है। तेल हानिकारक नहीं है वस्तुतः। तेल को वर्जिन तो आचार्य जी उसमें तो बहुत ज़्यादा पोषक है। हाँ, तो क्या कि हम जो बनाने की जो प्रक्रियाएं हैं ना हमारी, जैसे हम सोयाबीन तेल बनाते हैं, हम उसको इतना केमिकल डालते हैं, इतनी हाई टेम्परेचर में उसको फूंका जाता है। तो जो वस्तुतः जो उसका मूल तत्व है, जैसे अभी हम महाराज जी का कोल्लू के तेल की बात कर रहे थे, सरसों का तेल के अंदर ही एक ऐसा कंपाउंड पाया गया है जो कैंसर के लिए वो ख़त्म करता है, कैंसर के लिए बहुत लाभकारी। हम लोगों ने एक इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में
बहुत बड़े रिसर्च जर्नल में भी उसको पब्लिश किया। परंतु अब जो बाज़ार में जो आप तेल उठा करके खाएंगे तो वो कैंसर कारक बन रहा है। तो कहाँ जो कैंसर की औषधि थी उस चीज़ को हमने कैंसर कारक बना दिया, यानी कि कार्सोजेनिक बना दिया। कार्सोजेनिक बना करके जो मानव के जो लालच है ना, मनुष्य के जो लालच है, वो लालच रोग के मानव जीवन के जीने में सबसे बड़ी बाधा है। 10% तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए और उसकी कॉस्टिंग कम करने के लिए कि प्रोसेसिंग में ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, उसी में ही मानवता को खतरे में डाल दिया। तो जैसे तेल है, अब हम लोग सरसों का तेल निकालते, कोल्हू से निकालें तेल, तो उसको आप पे ला करके तेल निकालते हैं, 40 हमारे यहाँ निकल रहा है कोल्हू से ही। तो उसके बाद फिर जो है जो थोड़ा तेल बच जाता है उसमें तेल बचता है तो खल है। अब खल कितना काम आता है, वो बचा हुआ जो तेल है वो पशु खाएगा, तो पशु गाय भैंस उसको भी जरूरत है। तो ये क्या कि प्रकृति को बैलेंस करने का एक बहुत बढ़िया एक प्रक्रिया थी। ये पहले से हम लोग एक दूसरे पर निर्भर थे। ये जो परस्पर देवो भव वाली जो बात है ना, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के परस्परम भावयन्ते श्रेयः परमावाप्स्यथ, ये बढ़ने की बड़ी अच्छी परंपरा थी। तो हमने उस तेल को क्या करते हैं, नॉर्मल कोल्हू से तेल निकालने के बाद जो खल बचता है वो हेक्सिन जो केमिकल प्रोसेस से ले जा करके वो एक्सट्रैक्ट कर करके उसको पूरा निचोड़ा जाता है, यानी 10-15% तेल निकालने के लिए ऐसी खतरनाक प्रक्रिया की जाती है कि जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इससे क्या कि मानवता के लिए भी नुकसान है। पशु को फिर उसके बाद जो खल खिलाया जाएगा, एक तो तेल रहित खल होगा, दूसरा उस खल के अंदर क्योंकि केमिकल से प्रोसेस्ड हो करके वो निकला होगा तो केमिकल का अंश भी उसमें होगा, तो पशु बीमार। फिर पशु के लिए अलग से दवाई खिलाओ, फिर वो दूध खा के फिर मुर्गियों को देते हैं आचार्य जी, मुर्गी दाना फिर उसे बीमारी हो जाती है, मुर्गी में बीमारी, मुर्गी खा के आदमी में बीमारी। तो हम जिस प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के नियम बनाए थे, उन सारे नियमों के पालन से जो साइकिल था, तो उसको अविवेकपूर्ण जो हमारे जैसे कहते हैं ना कि मानव के दुर्बुद्धि पने से उस सारी जो व्यवस्था को हमने विकृत कर दिया। यानी कि एक जगह पर जैसे मान लीजिए पूरा पानी का स्रोत है, बड़ा तालाब है, लेक है, एक जगह से हमने छेद कर दिया तो निकल कर जाना ही जाना है। तो इस तरह से ये कभी कभी आप थोड़ा चिंतन आप लोग करेंगे तो आपको भी दिखेगा कि किस तरह से जो बनी हुई बहुत सुंदर प्रकृति की व्यवस्था थी, मानव जीवन को जीने के लिए प्रकृति ने जो नियम बनाए थे कि मानव ने उसको तोड़ करके अपने आप ही अपने लिए गहरे गड्ढे और बड़े घाव बनाए हैं। तो उन घावों को भरने का, उन गड्ढों से बाहर निकलने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं बताने का काम पतंजलि के द्वारा किया जा रहा है। और इसी के लिए जैसे सरदेव स्वामी जी ने कहा, मृदा परीक्षण के लिए जो सॉइल टेस्टिंग मशीन है, जो बहुत हमने प्रयास किया, DRDO इनके माध्यम से, भावा जो बार्क के माध्यम से, कई साइंटिस्ट हैं, कई भारत के वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, पूरे जी जान से लगे हैं। देखिए हम काम कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि हम ही कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों के किए हुए कार्य को ला करके एक लेवल पर पहुंचाने का काम पतंजलि कर रहा है। तो वहाँ पर आप दोनों तरह से आप हमारे कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। कोई इन कार्यों को आगे बढ़ाना चाहता है तो उन कार्यों को हम दे सकते हैं। जैसे अभी सॉइल टेस्टिंग मशीन की बात हुई, गांव पंचायत तक पहुंचाना, न्याय पंचायत तक पहुंचाना, जो गांव पंचायत के जो प्रधान वगैरह हैं, सरकार की कुछ योजनाएं, कई बार क्या होता है सरकार योजनाएं तो लेकर के आती है पर उसको पहुंचाने का दायित्व तो आप और हम सब का भी है। हम सब उसके लिए प्रयास भी करें आगे ले जाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और पतंजलि बहुत विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे अनुसंधान है, चाहे लेखन है, एग्रीकल्चर है, चाहे पशु गाय भैंस की बात है, चाहे खेती है, चाहे जैव विविधता जिसमें बायोडाइवर्सिटी की बात करी। आज हम एडिबल ऑयल के ऊपर, सरसों है या सूरजमुखी है, इनके ऊपर भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, उप मुख्यमंत्री जी होंगे, बाकी लोग होंगे, तो हम इसी अभियान को लेके जा रहे हैं कि रीवा के क्षेत्र में सरसों बहुत होता है पर उन किसानों को मार्केट नहीं है, लोगों को खाने को तेल नहीं है। तो एक गैप है, किसान जो परिश्रम कर रहा है, तप कर रहा, उनको जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा, और जो लोग जिनको अशुद्ध खाने की लालसा से, ललक से वो बेचारे घूम रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा। तो उस कड़ी को जोड़ने का काम पतंजलि बहुत सुंदर रूप से कर रहा है। सरदेव स्वामी जी के नेतृत्व में हम सब लगे हैं। तो यही अभियान है
हमको बहुत और सबसे बड़ी बात पता है क्या है जो मैं बता देना चाहता हूँ, आप प्रेम करते हैं तो भी हम तक पहुँचता है, आप नाराज़गी व्यक्त करते हैं तो भी पहुँचता है, क्योंकि अपनों से आप अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। नहीं तो इस देश में इतने MNCs है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, कौन सी कंपनी कौन चला रहा है, किसका कौन धनी, किसका कौन मालिक। अब MNC बड़ी बड़ी यूनिलीवर के लिए अभी आपको कोई शिकायत तो गाली देनी है तो किसके पास जाओगे, किस मालिक का कान पकड़ोगे। तो आपको कम से कम अपने लोगों के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और हमने पहले ही एक बड़ा इस बात के लिए स्लोगन दिया था कि अपने ही तो रखते हैं अपनों का ख्याल, क्योंकि अपनों की चिंता अपने लोगों की हो सकती है। और हम ऐसा मानते हैं, मैंने ये बात भी पहले से कई बार ये बात कही, क्योंकि पतंजलि के लिए वस्तुतः ये देश जो है वो बाज़ार नहीं है मल्टीनेशनल्स कंपनियों के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए। जो बाहर से लोग आते हैं, कोई भी विदेश का कोई व्यक्ति आएगा, वो यहाँ धर्मदा करने के लिए नहीं आएगा, दान और चंदा देने के लिए नहीं आएगा, कि आपकी सेवा शुश्रूषा के लिए नहीं आएगा कि चलो भारत में बड़े दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी जाकर के सेवा की जाए या उनकी जाकर के शुश्रूषा की जाए, वो बड़े बीमार हैं या बड़े शरीर से दुर्बल हैं, उनको मजबूत किया जाए, पहलवान बनाया जाए। उसके लिए वो नहीं आएंगे। वो आएंगे तो ये आपको समझना होगा, इसलिए आएंगे कि वहाँ जा कर के उनकी अपनी समृद्धि वो कितना बढ़ा सकते हैं। वो देखते हैं कि भारत कितना बड़ा मार्केट है। तो ये आप लोगों का सौभाग्य है, स्वदेशी का यह जो प्रकल्प है, आप सबके आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से, जिनको वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, महापुरुषों ने, बहुत महापुरुषों ने स्वप्न देखा था। और इस स्वदेशी के स्वावलंबन की जो कमजोरी से देश परतंत्र भी हुआ था। देश की जो दासता का कारण था, पराधीनता का कारण था, स्वदेशी का जो स्वावलंबन वाली जो शक्ति थी हमारी क्षीण पड़ गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी। वही स्थिति फिर आज़ादी के बाद भी इस भारतवर्ष की थी। बहुत लोगों ने बहुत प्रयास किए, बहुत लोगों ने बहुत आगे बढ़ने का प्रयास किया। आम जनता को पता नहीं होता है कि कितने प्रयास हुए हैं, या आम लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि वो प्रयास करने वालों के पीछे लोग कितना षड्यंत्र करते हैं, कितने तरह के वो एक तरह से कूट वो रचते हैं। तो ये जो है षड्यंत्र और विविध तरह के जो संघर्ष है वो अभी भी चलता रहता है। हम काम कर रहे होते हैं तो वो आप लोगों को कई बार कुछ आपको पता चलता है तो लगता है हाँ सच में ये तो ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। कई बार ऐसे षड्यंत्र होते हैं कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि सच में ही वो षड्यंत्र है। ऐसा लगता है कि हाँ ये तो शायद बात होगी, क्योंकि जो षड्यंत्रकारी होते हैं यदि उनको षड्यंत्र का एकदम पता चल जाए तो षड्यंत्र करेंगे कैसे। तो इसीलिए वो बड़ी बड़ी संघर्ष की स्थितियाँ या बड़े उसको अपमान, अपयश, धूर्तता, चालाकी, दुष्टता, जितने भी शब्द हो सकते हैं उसके लिए वो बहुत सारी तरह से, हर तरह से किया जाता है। तो वो जिन भी उपायों से कर सकते हैं करते रहे, पर जब तक देशवासियों का साथ है, उनका भरोसा है, हम ही पूरे जी जान से जुटे पड़े हैं, कहीं किसी तरह से कोई बिना कोई कंप्रोमाइज़ किए हुए। तो इसीलिए स्वदेशी का इतना बड़ा प्रकल्प और संकल्प खड़ा हुआ। तो ये मान करके चलिए कि पतंजलि के लिए देश बाज़ार नहीं है, हमारे लिए परिवार है, हमारे लिए घर है। तो इसीलिए जो संस्थाएं, जो लोग देश को परिवार समाज समझते हुए जो बड़े बड़े चैरिटी में हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, सेवा के कार्य कर रहे हैं, दूसरे गौशालाएं चला रहे हैं, जो भी पुण्य के, सेवा के, समाज के कार्य हैं, सच मानिए वही लोग ऐसे लोग हैं जो अपने देश को परिवार समझते हैं। तो जो सामर्थ्य विहीन हैं उनको सामर्थ्यशाली बनने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम सामर्थ्य नहीं है तो इस तरह के कार्य करने वालों के प्रति अपना सद्भाव रखना चाहिए, और जो इस तरह के कार्य करने वाले लोग हैं उनके प्रति हम अपनी भावनाओं से, अपने प्रेम से उनको आगे बढ़ाने एक मशीन कितने रुपए की आती है? कि जो धरती का डॉक्टर है, तो जो मृदा परीक्षण मशीन की जो श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे हैं, अभी तक यदि उसको मृदा परीक्षण के लिए जो 12 पैरामीटर्स होते हैं, जो हम उसको माइक्रो और मैक्रो बोलते हैं, दो तरह के, जो 12 पैरामीटर्स मुख्य रूप से माने जाते हैं। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन वगैरह, फिर आयरन वगैरह, मैग्नीज वगैरह सब करते हैं। तो उसमें लगभग अभी महाराज जी जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है, एक लैब बनाना हो ठीक ठाक तो लगभग वो 5 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आता है, और उसमें बड़ा सेटअप चाहिए, बड़ी जगह चाहिए, बड़े आदमी पढ़े लिखे, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला करके 10 करोड़ हो जाता है, 5 से 10 करोड़। हाँ, तो उसमें आदमी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमारी जो मशीन है महाराज जी, हमें प्रसन्नता है कि जो मृदा परीक्षण भारत सरकार की जो ICR की जो संस्था है, उसको बोलते हैं CSSR,
करनाल में और भोपाल में 2 ही संस्था है देश के अंदर। तो उन्होंने करीबन 1 साल लगाया महाराज जी हमारी मशीन के परीक्षण के लिए, वैलिडेशन के लिए। 1 साल में करीबन 25,000 से ज़्यादा सैंपल्स, यानी कि पूरे देश के लगभग हर कोने से मृदा सैंपल उठा करके काली मिट्टी, पीली मिट्टी, हरी मिट्टी, सूखी मिट्टी और रेत वाली मिट्टी, बिना रेत वाली मिट्टी, गाद वाली मिट्टी, सब तरह के मिट्टियों का परीक्षण कर करके उन्होंने ये परिणाम दिया कि 95 प्लस उसकी एक्यूरेसी है, 95% प्लस एक्यूरेसी, यानी अपने आप में ये इस तरह की पहली मशीन है जो सिंपल 10वीं पास बच्चा भी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, जो शब्द ज्ञान वाला बच्चा है, 1 दिन की ट्रेनिंग से वो ऑपरेट कर सकता है। और मज़ेदार बात यह है कि जो एक्यूरेसी तो है ही है, उसकी जो कॉस्ट है महाराज जी, जो रूटीन के अंदर, जो लैब के अंदर, जो जिसमें जो हम रिएजेंट बोलते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जो उसके अंदर प्रयोग करने के लिए, मृदा परीक्षण के लिए लगते हैं, उसकी कॉस्ट भी महाराज जी बहुत कम है। तो ये दुनिया की, और हम लोगों ने EC सर्टिफिकेट होता है एक इंटरनेशनल लेवल का, वो भी हमने लिया है। तो ये देश में ये बड़ा कार्य पतंजलि के माध्यम से अभी पूर्ण हुआ। आंशिक रूप से हम लोग तो अपने यहाँ तो उस मशीन का प्रयोग 2-3 साल से हम लोग कर रहे थे। तो हमारे जी 10 लाख रुपए की तो मशीन है, और 4-5 लाख रुपए के हमने, जैसे होता है उसके अंदर मिट्टी छानने के लिए, मिट्टी कूटने के लिए, उसके मिनरल्स को करने के लिए सब मिलाया है, तो 15 लाख रुपए उसको समझ सकते हैं। और उसमें कोई ज़्यादा ले लेगा तो जो उसका कॉस्टिंग के हिसाब से फिर बनाने का खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसको कम किया जा सकता है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होएगा उसका थोड़ा कम हो जाएगा। तो कुछ समर्थ लोग अपने जो गांव से चले गए, हाँ, अपने गांव में एक बच्चे को रोजगार भी दे सकते हैं, और उससे भारत सरकार भी 300 रुपया लगभग देती है यदि उसको एक मृदा परीक्षण के एक सैंपल के लिए, तो उसके साथ जोड़ें। तो मतलब ये जवानों के लिए, किसानों के लिए, और जिन गांवों से आप निकले उस अपनी जो है मातृभूमि के लिए आपकी एक कृतज्ञता होगी कि आप वहाँ पर यदि ये लगाते हैं। तो एक अभियान यदि इसको शुरू किया जाए तो जो लोग अभी गाँव से शहरों में, देश में, विदेश में आकर के समृद्ध हो गए हैं, वो चाहते हैं मैं अपने गांव के लिए कुछ कर सकूं। मन में एक ललक होती है, एक भावना होती है, एक तड़प होती है कि मैं क्या रिटर्न दे सकता हूं, क्या अपनी मातृभूमि के लिए, अपने गांव वालों के लिए कर सकता हूं। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी निरंतरता के साथ आप उनको आगे नहीं बढ़ा सकते। ये इस कार्य को तो जो है आप अपने गांव के अंदर ही, जो आपकी जन्मभूमि है वहीं पर ही फिर 20-25 गांव के लोग आकर के वहाँ मृदा परीक्षण करवा करके अपना बहुत कुछ इसका। दूसरा काम महाराज जी, जो लोग थोड़ा करना चाहें, हालांकि भारत सरकार की भी योजना है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट, जो ट्रेनिंग वाला काम है महाराज जी। हम लोग एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम बहुत फोकस्ड कर रहे हैं। हम भारत सरकार के NRLM के जो रूरल डेवलपमेंट जो विभाग है उसका हम NRO हैं। NRO मतलब नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके रूप में पहले एक दक्षिण भारत में बड़ी संस्था काम कर रही थी, उसको प्रायः लोग जानते हैं कुटुंबश्री के नाम से। अभी हमारा है समृद्ध ग्राम के नाम पर। समृद्ध ग्राम से पतंजलि का एक NRO बड़े लेवल पर काम कर रहा है, और अभी तक हम लोगों ने लाखों एग्रीकल्चर के किसान भाइयों को ट्रेनिंग दिया है, और हमारा ऑनलाइन भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता रहता है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात महाराज जी मैं आपको बताता हूँ, आपको पता ना हो तो अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैविक कृषि के ऊपर जो अच्छे काम करने वाले किसानों को बुलाया था, पूरे देश से 21 या 27 लोगों को बुलाया गया था ICR में। उनमें से जो 5-6 किसान थे वो पतंजलि के द्वारा ट्रेनिंग पा करके किसान के क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले लोग थे। यानी कि आप आज यदि जैविक किसान कृषि के क्षेत्र में भी देश में कहीं भी जाकर के ढूंढोगे, कहीं ना कहीं वो पतंजलि के द्वारा प्रशिक्षित लोग मिलेंगे। तो इतना बड़ा कार्य कृषि के क्षेत्र में पतंजलि कर चुका है। ये तो ये मृदा परीक्षण का हुआ, एक खाद्य परीक्षण के लिए भी तो मशीन बना रखी है। हम उसमें खाद्य परीक्षण के लिए, क्योंकि आजकल जो रेजिड्यू हैं, केमिकल्स हैं, उनको मैपिंग के लिए एक लेवल तक काम हो चुका है कि उसमें जो अलग अलग घर में रसोई में ही हम एक छोटे डिवाइस ऐसा लाना चाह रहे हैं कि आप घर में सब्जी है, दूध है, अनाज है, उसकी शुद्धता को मापने के लिए एक आप चिप के माध्यम से, कितने प्रकार के उसमें केमिकल्स हैं, किस तरह के केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स लिमिट में है या नहीं है, जो उसके ऊपर भी हम एक लेवल तक काम कर चुके हैं। वो उसकी मशीन बन चुकी है, वो भी आ जाएगी। तो महाराज जी वो भी देश के लिए बड़ी सेवा होगी, हम उसके लिए पूरा काम कर रहे हैं। ये खाद्य परीक्षण वाला ये भी जो है पूरे एक घर में भी नहीं है, तो
कॉलोनी में तो लगा ही सकते हैं कि भाई वहाँ जा कर के चेक करवा लो, जो साग सब्जी पालक बथुआ मेथी खा रहे हो, फल आदि खा रहे हो, सेव खा रहे हो, इनमें जो है कहीं ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और यही सब जा कर के अंदर जो है डिजास्टर कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, और हमारी ऊर्जा इससे विखंडित हो रही है। और वह व्यक्ति कहता है मैं तो बीड़ी सिगरेट शराब कुछ नहीं पीता था, मुझे कैंसर कैसे हो गया, मैं तो दारू नहीं पीता था, मुझे फैटी लीवर सिरोसिस कैसे हो गया। तो ये जो अचानक कह रहे हैं ना कि मैं तो ये कुछ नहीं करता था, अचानक रूप से नहीं है, ये खाद्यान्न में जो बीड़ी के अंदर जो टॉक्सिक जो कंपाउंड है, शराब में था, जो बाकी चीज़ों में था, वो सारे जहर उससे भी ज़्यादा खतरनाक, वो हर खाद्य में आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा रहे हो। कुछ गेहूं से जा रहा है, कुछ चावल से जा रहा है, कुछ तेल से जा रहा है, कुछ सब्जी से जा रहा है। कहीं ना कहीं से वो टॉक्सिक जो चीज़ें हैं, जो शरीर को जो क्षति पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, वो हमारे पेट में जा रही हैं। हम तो सोच रहे हैं हम तो सामान्य चीज़ें खा रहे हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें खा रहे हैं, जो सब खाते हैं वो खा रहे हैं, पर जो सब खाते हैं उस खाद्यान्न के अंदर जो विकृति पैदा हो चुकी है, उसको दूर करना, उसको ठीक करना ज़रूरी है। तो बहुत सारी बातें आज पूज्य आचार्य श्री ने बता दी, फिर कल विस्तार से और बताएंगे। आज तो अभी यात्रा के दौरान हम आपसे यहाँ दिल्ली की प्रदूषित हवाओं के बीच से, जहाँ 500-600 से लेकर के 1000 AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, बड़ा ख़तरनाक तरीके से। और आचार्य जी रसोई में भी जिनका वेंटिलेशन ठीक नहीं होता, वहाँ भी 1000 AQI होता है वहाँ बेचारी। इसलिए माताएं बेचारी कहती हैं ये बूढ़ी जल्दी हो गई, इसको तो कैंसर हो गया, इसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इसको यूट्रस कैंसर हो गया। तो ये AQI वहाँ 1000 होता है। ये कल का, तो इसलिए रसोई घर में खिड़की खोल करके खाना बनाएं, हाँ, धुआं ना और होने दें। पहले वो चूल्हे पर बनाते थे तो खुला रहता था, और कभी कभी पुरुषों से भी बनवा लें। हाँ ये ठीक है। तो ऐसे पूज्य आचार्य श्री ने आज कुछ बताया, तो आज के अनुष्ठान को यहीं पर इस संकल्प के साथ विराम देते हैं। जैसे पूज्य आचार्य श्री ने कहा कि जैसी प्रकृति, जैसी एक सांस्कृतिक विरासत हमको मिली है, कम से कम उसको और तो ना बिगाड़ें। इसको, पानी को, मिट्टी को, हवाओं को, बहुत कुछ तो हमने बिगाड़ दिया, अपनी शिक्षा व्यवस्था को, अपनी चिकित्सा व्यवस्था को, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने पूरे वैचारिक सांस्कृतिक ताने बाने को इतना हमने गिरा दिया है, इतना उससे हम उसको इतने हम गहरे पतन के गर्त में चले गए। कुछ तो बचा के रखें। तो अपनी जो कुछ हमने अपने पुरखों से पाया उसको हम और तो ना बिगाड़ें। और उसके लिए मृदा परीक्षण और जो है खाद्य परीक्षण के लिए जो कुछ यांत्रिक प्रयास हुए उसके बारे में भी बताया। और जो बहुत बड़ा पुरुषार्थ समग्र रूप से हम इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं, उस दिशा में कल इसके संदर्भ में और चर्चा करेंगे। जैसे आप पूज्य आचार्य श्री ने आज आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक रोटी जो आपकी थाली तक पहुंचती है, उस रोटी के थाली तक के पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है, इसको कहते हैं कि, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ केवल सरफेस पर मत सोचा करो। सत्याह कामान्वितापि धानाः परोक्ष प्रिया वही देवा प्रत्यक्ष विषय का यही तत्वार्थ है, निहितार्थ है कि हम केवल सरफेस पर सोचेंगे तो जो उसके पीछे के षड्यंत्र हैं, उन षड्यंत्रों से हम अवगत नहीं हो पाएंगे। षड्यंत्र कहिए, सत्य कहिए, किसी भी चीज़ का जो सत्य कभी अच्छी बातें उसके पीछे अंतर्निहित होती हैं, कई बार उसके पीछे बहुत गलत बातें अंतर्निहित होती हैं। तो उनसे कैसे अपने आप को उभारें। कल फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। तो आज श्रद्धेय आचार्य श्री ने अपने ज्ञान की आहुतियों से आपको समृद्ध बनाया, आपके पुरुषार्थ को, और आप सबको शुभकामनाएं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।